वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। तो आज है 3 फेब, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले मालदीव्स के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, मालदीव्स लगातार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हम एवरी डे फॉलो कर रहे हैं कि मालदीव्स की तरफ से क्या हो रही है। तो आज भी एक डेवलपमेंट हमारे पास आई है, क्या है उसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया और मालदीव्स की बात करेंगे। देन वी वांट टू टॉक अबाउट भारत राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें, इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और इन्फ्लेशन को हम काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया की मार्केट में राइस के जो प्राइसेस हैं वो वॉलेटाइल ना हो जाएं। देखिए, राइस कम्स एज अ स्टेपल डाइट, तो इसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और भारत राइस को इंट्रोड्यूस किया है। क्या है भारत राइस, इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। फिर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली स्कीम अनाउंस की है, विच इज़ सूर्य उदय स्कीम, जिसके तहत इंडिया में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर कुछ हमारे पास ब्रीफिंग्स आई हैं, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड देन एक इंसिडेंट हुआ है अगेन पायरेसी का। हमारा जो गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया है, बेसिकली सोमालिया और हमारे पास जो येमेन का जो एरिया है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ एडन है, इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट। ठीक है, रेड सी से होते हुए, सुएज कनाल से होते हुए यूरोप की तरफ जाना। तो चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पे, स्ट्रेट्स आती हैं हमारे पास। एंड लगातार हम देख रहे हैं कि जब से हूथी रेबल्स ने रेड सी के अंदर अटैक करना शुरू किया, उसी टाइम पे सोमालिया की तरफ से जो गल्फ ऑफ एडन है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे पायरेसी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अभी आप देखो, पिछले 48 घंटों में ही इंडियन नेवी ने 2 पायरेसी के अटेम्प्ट्स को रोका है और वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स थे उनको रेस्क्यू किया है। तो उसी से जुड़ी हुई एक और खबर आई है कि हमने 11 ईरानियन और 8 पाकिस्तानियों का जो क्रू था उसे रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो इसको यहाँ पे हम इस डायनेमिक को समझेंगे। फिर हमारे पॉलिटी पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि हमारा जो लॉ पैनल है, जो 22nd लॉ कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशन आई है और लॉ कमीशन ने ये सजेस्ट किया है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इसे रिटेन करना चाहिए, इसे रूल आउट नहीं करना चाहिए। तो क्या है ये पूरा इशू रिलेटेड टू द क्रिमिनल डिफेमेशन, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मालदीव्स को। वजह देखते हैं कि मालदीव्स न्यूज़ में क्यों है। देखो, मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मालदीव्स इज़ अ नेबर एंड इंडिया एंड नेबरहुड में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हम डायनेमिक्स देख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम मालदीव्स ओनली। तो क्या था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि मालदीव्स के अंदर हमारा कुछ हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि मालदीव्स के रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशंस के अंदर साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मालदीव्स में इलेक्शंस हुई और मालदीव्स को नए प्रेसिडेंट मिले इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू। और प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू के आते ही मालदीव्स के सुर काफ़ी बदल गए एंड हमें ऐसे सुर लग रहे थे कि वो प्रो चाइना होते हुए नज़र आ रहे थे और इंडिया के से जो पॉलिसीज़ थी उनसे दूर जाते थे। आते ही पहले क्या बोला कि मालदीव्स के अंदर जो इंडियन ट्रूप्स प्रेजेंट हैं, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस के लिए जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको इंडिया क्या करे, विदड्रॉ करे। ये आते ही पहली चीज़ उन्होंने बोली। और हमने ये भी देखा कि यस, कि जब इनकी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी तब भी प्रेसिडेंट म्यूज़ू का ये नंबर 1 उनका एजेंडा था कि वो इंडिया आउट कैंपेन के सपोर्टर थे और उसमें वो विड्रॉवल ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स की बात कर रहे थे। फिर हमें ये अपडेट मिला कि ओके, मालदीव्स ने कहा है कि 15 मार्च तक इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ किया जाए। ये अभी तक हम फॉलो कर रहे थे। अब अपडेट क्या आया है? अपडेट ये आया है कि गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने ये स्टेट किया है कि पहली बात तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक हाई लेवल कोर मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, और उसके बाद मालदीव्स ने कहा दैट इंडिया विल रिप्लेस
the military personals in Maldives in 2 phases by 10th of May. अब आप ध्यान से देखो, आज के पेपर में नया वर्ड आया है. नया वर्ड कौन सा है? रिप्लेस. इससे पहले क्या हेडलाइंस आ रही थी? विड्रॉ करो. लेकिन आज हमारे पास एक नया वर्ड आया है विच इज रिप्लेस. ये बात समझ में आ रही है? हालांकि बैकग्राउंड वही है कि मालदीव्स की अप्रोच यही है कि मालदीव्स के नेशन में, आइलैंड में इंडिया की जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए. विड्रॉ की बात कर रहे थे, लेकिन अब रिप्लेस टर्म यूज़ की गई है. अब देखो, यहाँ से उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि रिप्लेस का मतलब कि क्या ये होगा कि जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह पे कोई सिविलियन ऑपरेटर्स लाए जाएंगे, या फिर आर्म्ड पर्सोनल्स का ही एक नया बैच वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा. तो ये क्लियर नहीं किया है कि रिप्लेस करके सिविल ऑपरेटर्स भेजे जाएंगे या फिर आर्म्ड फोर्सेस के ही पर्सोनल्स को नए बैच को डिप्लॉय किया जाएगा. ये क्लैरिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह दिया है कि 2 फेजेस में किया जाए और 10th of May तक रिप्लेसमेंट कर दी जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड विड्रॉवल. पहली बात ये आपने यहाँ से नोट करनी है. अच्छा, एक और कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर आफ्टर मैथ कह लीजिए, ये डिस्कशन हम तब कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट तब आई जब हमारे बजट के जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स प्रेजेंट किए गए उसमें इंडिया जो मालदीव्स को फाइनेंशियल एलोकेशन करता है, ध्यान से सुनेंगे, इंडिया जो मालदीव्स को फाइनेंशियल एलोकेशंस करता है उसमें बढ़ोतरी की गई, फाइनेंशियल एलोकेशंस को बढ़ाया गया. पहले 2023 और 24 की बात करें तो पहले 400 करोड़ की एलोकेशन की गई थी, लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के हिसाब से जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक बड़ी फाइनेंशियल एलोकेशन की अनाउंसमेंट की गई, दैट वाज 770 करोड़. तो 400 करोड़ से 770 करोड़ की जो फाइनेंशियल एलोकेशन थी उसमें बढ़ोतरी होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ थोड़े से मालदीव्स के सुर बदले हैं, विड्रॉवल की जगह अब वो रिप्लेस टर्म यूज़ कर रहे हैं. तो इसे लेकर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट आती है उसे हम फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मालदीव्स के पर्सपेक्टिव में हमें क्लियर करनी है. सबसे पहले देखो, मालदीव्स हमारे पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. आप इसकी ज्योग्राफी देखो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया का नेबरिंग कंट्री है. जी हाँ, बिल्कुल नेबर है. हम देखते हैं तो मालदीव्स और इंडिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय. क्या नाम है? मिनिकॉय. और यहाँ पे आ जाता है मालदीव्स. इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इंडिया और मालदीव्स या फिर कह लो मिनिकॉय और मालदीव्स को एक वाटर बॉडी सेपरेट करती है, और इस वाटर बॉडी का नाम है 8 डिग्री चैनल. ये तो पहली बात नहीं भूलेंगे. 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड मालदीव्स, नंबर 1 पॉइंट. दूसरी चीज़ आप ये देखो कि मालदीव से कौन पास करती है? इक्वेटर पासिस थ्रू मालदीव्स. अब यहाँ पे क्योंकि ये आइलैंड है तो इसमें 2 आइलैंड्स हैं. एक आता है हुवाडू अटोल और दूसरा है एडू अटोल. हुवाडू अटोल एंड एडू अटोल, इनके बीच में से कौन पास करती है? इक्वेटर. ये बात याद रखेंगे, ठीक है जी. तो इसका ये जो एडू अटोल है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? बिल्कुल बोल सकते हैं. और रेस्ट ऑफ द मालदीव्स नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यस. और बीच में से कौन पास करता है? इक्वेटर. पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है. उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे सी रूट्स हैं वहाँ पे लाई करता है. चाहे आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश करें टुवर्ड्स गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी वाला रूट लें, चाहे आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ से आएँ, तो भी जो मालदीव्स की जो लोकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट सी रूट में लाई करती है. और जिस वजह से जब हम मालदीव्स की सिग्निफिकेंस को भी देखने जाते हैं ना, तो मालदीव्स की जो लोकेशन है ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है. इसकी लोकेशन इंडियन ओशन में एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ये एक तरह से गेटवे के जैसे एक्ट करता है टुवर्ड्स दी अरेबियन सी, और अरेबियन सी से गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से रेड सी. तो इससे क्या है कि इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडिया मालदीव्स मालदीव्स इंडिया के लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि मालदीव्स के थ्रू हम मैरीटाइम ट्रैफिक को मॉनिटर कर पाते हैं और ये जो रीजन की सिक्योरिटी है हम इसे इंश्योर कर पाते हैं.
और इससे पहले भी हमारे रिलेशंस मालदीव से बहुत अच्छे रहे हैं. वी हैव अ गुड कल्चरल लिंक्स एज वेल. हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म के फॉर्म में हो. ठीक है. सो रीजनल स्टेबिलिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव ऑलवेज फॉलोड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. जब भी हम हमारी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है विच इज़ नेबरहुड फर्स्ट, और जिसके चलते मालदीव्स तो हमारे नेबर में है. प्लस इंडियन ओशन रीजन. अब देखो, इंडियन ओशन रीजन जिसका नाम ही इंडिया से पड़ता है, तो उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने का जिम्मा भी हम लेते हैं, बीइंग अ बिग ब्रदर. और यही देखो, आप अगले आर्टिकल में भी आपको नज़र आएगा कि हुआ क्या था. येमेन, हमारे पास येमेन और जो सऊदी अरेबिया है, स्पेशली ये जो ईस्टर्न कोस्ट है सोमालिया की, सॉरी अगर मैंने सऊदी अरेबिया बोला तो सोमालिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे है आपकी गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ बहुत ज़्यादा पायरेसी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं. ठीक है. अब गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी इज़ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और इस रीजन में इंडियन नेवी, इंडिया अपने आप को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखता है. बिकॉज इंडियन ओशन रीजन में हम ये चाहते हैं कि इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो किसी भी चीज़ में, और सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने का जिम्मा भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं. यही किया हमने. ईरानियन फिशिंग वेसल जो थी वो यहाँ से पास कर रही थी सोमालिया की ईस्टर्न कोस्ट के पास. नाम है इसका FV ओमरिल, और इसके ऊपर सोमालिया के पायरेट्स ने अटैक किया फॉर द पायरेसी. अब देखो, जब भी हम पायरेसी बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वहाँ वो पिक्चर बन जाती है. यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है. इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत सही नहीं है. आउट ऑफ पॉवर्टी, आउट ऑफ डिस्ट्रेस, यहाँ पे लोगों को कंपेल किया जाता है टू अटेम्प्ट सच पायरेसी मूव्स. तो इंडियन नेवी ने वहाँ पे हमारी एक INS शारदा जो थी वो डिप्लॉयड थी. तो जैसे ही हमें पता चलता है कि इस तरह का पायरेसी अटेम्प्ट किया जा रहा है, साथ ही में INS शारदा जाके वहाँ पे इंटरसेप्ट करती है और वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स थे उनको रेस्क्यू करती है. तो ये जो इंसिडेंट है ये हमारे लिए खास तौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस शोज दैट India is acting as a first responder and as well as the net security provider in the Indian Ocean region. So similarly, when we are dealing with Maldives as well, Maldives भी हमारे लिए इसीलिए important है because वो Indian Ocean region में लाई करता है और हमारी neighborhood first policy में भी हम Maldives को फेवर करते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत राइस के बारे में. तो पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा. सो वी आर डीलिंग विद इन्फ्लेशन, ठीक है, और जिसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी उठा रही है और जिसमें राइस को अंडर द ब्रांड ऑफ भारत सेल किया जा रहा है. ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है जिससे कि हम राइस के जो प्राइसेस हैं उसको मेंटेन करना चाहते हैं. ठीक है. अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन सबको ही कहा है कि हर फ्राइडे वो अपने अपने स्टॉक को डिक्लेयर करेंगे कि उनके स्टॉक की पोजीशन कितनी है, कितना स्टॉक उनके पास अवेलेबल है ऑफ राइस. ठीक है, हर फ्राइडे. अब ये इसलिए किया जा रहा है, एक तो क्या हो कि फूड इन्फ्लेशन को हम उस हिसाब से टैकल कर सकें, ठीक है, कि कितना राइस अवेलेबल है, प्लस कोई होर्डिंग ना करे. ठीक है, जानबूझ के राइस की होर्डिंग करके मार्केट के अंदर राइस का प्राइस बढ़ाने के बाद सेल करने की कोशिश ना करे. तो इसीलिए हर एक ट्रेडर, रिटेलर, सेलर को ये कहा गया है कि फ्राइडे के फ्राइडे उनको अपने राइस की स्टॉक की पोजीशन जो है वो डिक्लेयर करनी होगी, जिसमें हर कैटेगरी का राइस इंक्लूडेड है, चाहे वो ब्रोकन हो, बासमती हो, नॉन बासमती हो, पार बॉइल्ड राइस हो, एनी राइस कैटेगरी इज़ इंक्लूडेड. ठीक है जी. इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ये चीज़ की जा रही है और इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट भारत राइस के फॉर्म में ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है हमने, भारत राइस का. ठीक है. अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को. बेसिकली गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सेल बिकॉज राइस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी. ठीक है. और हमारा जो FCI के पास जो स्टॉक्स हैं राइस के, उसको सेल किया जा रहा है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ भारत राइस, जिसके डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं वो कम रखे गए हैं. अभी तक पहले फेज़ में 5 लाख टन इस राइस का जो है वो एलोकेट कर दिया गया है. 3 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो नाफेड इसमें इन्वॉल्व है भारत राइस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, NCCF इन्वॉल्व है
और केंद्रीय भंडार भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये 3 चीज़ों के नाम, एजेंसीज के नाम आपको पता होने चाहिए, नाफेड, एनसीसीएफ एंड केंद्रीय भंडार। अब इसमें जो भारत राइस है वो कंज्यूमर्स को 29 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दिया जा रहा है। ये चीज़ आपको इसलिए याद रखना है बिकॉज इसका प्राइस बहुत ध्यान से रखा गया है, जिससे कि जो प्राइसेस हैं वो अलाइन कर सकें, ताकि ये जो फूड आइटम है वो हम अफोर्डेबल रेट्स पे मासेस को प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसे लेकर भारत राइस जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो उनके पास जो स्टॉक है उसे एज द ब्रांड ऑफ भारत राइस के तौर पे सेल किया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि हमारा जो 22nd लॉ कमीशन है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि क्रिमिनल डिफमेशन जो है वो हमारे क्रिमिनल लॉज के अंदर रिटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता हो कि क्रिमिनल डिफमेशन होता क्या है। क्रिमिनल डिफमेशन इज अ टाइप ऑफ क्राइम जिसमें अगर कोई पर्सन किसी और के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोलता है जिससे कि उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है। अब वो इंटेंशनली भी किया जा सकता है या फिर बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल दिया गया, सच सामने नहीं रखा गया, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी गई जिससे कि दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, ऐसे क्राइम को कहा जाता है क्रिमिनल डेफमेशन। ठीक है, अब इसे लेकर यहाँ पे ये बोला गया कि क्रिमिनल डिफमेशन की ज़रूरत है इंडिया को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो राइट टू रेपुटेशन है उससे प्रोटेक्ट करना है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राइट टू रेपुटेशन हमें कौन सा फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है, सो राइट टू रेपुटेशन हम आर्टिकल 21 से डिराइव करते हैं। द आर्टिकल 21 विच सेज दैट वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसी आर्टिकल 21 से हम राइट टू रेपुटेशन को भी डिराइव करते हैं। सो अगर डिफेमेशन लॉ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और कोई भी फॉल्स क्लेम करके एक पर्सन की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रेपुटेशन को हार्म पहुंचा सकता है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं फॉल्स न्यूज़ कितनी ज़्यादा स्प्रेड होती है, र्यूमर्स कितने स्प्रेड होते हैं, तो मिलेशियस इंटेंट के साथ किसी की भी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा ना हो, जो फेयरनेस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए क्रिमिनल डेफेमेशन की ज़रूरत है इंडिया के लिए। और ये लॉ कमीशन ने कहा है कि अब तो हमारे पास जो भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें कम्युनिटी सर्विस का भी प्रोविज़न ऐड किया गया है, जिससे कि आप एडिशनल पनिशमेंट दे सकते हैं इन द केसेस ऑफ द क्रिमिनल डेफेमेशन। ठीक है जी, तो एक विक्टिम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और ताकि डिफेमेशन को मिसयूज़ ना किया जाए, इसके लिए क्रिमिनल डिफेमेशन इज़ नीडेड। आप बेशक इसकी पनिशमेंट का ऑल्टर कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, बट इट इज़ नीडेड। तो ये हमारी जो 22nd लॉ कमीशन है उन्होंने रेकमेंड किया है। लास्टली प्रधानमंत्री सूर्य उदय स्कीम की अगर हम बात करें, हमने देखा था कि 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य उदय योजना अनाउंस किया, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के रूफ टॉप के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएं, ये टारगेट रखा गया है। अभी ये बात हो रही है कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कॉस्ट बियर करे उन हाउस होल्ड्स की जिनकी ऑलरेडी जो कंजम्पशन है वो 300 यूनिट से कम है, जो कि एक महीने में 300 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं। उनकी कंप्लीटली जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड ऐसे हाउस होल्ड्स जिनकी कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो हाउस होल्ड है वो 40% जो है फंडिंग वो उनको दी जाएगी थ्रू लोन और दी सेल्फ फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे 40-60 का रेशियो रखा गया है। तो एज ऑफ नाउ कोई डेडलाइंस नहीं है हमारे पास कि क्या डेडलाइन रखी गई है। अभी ये जो स्कीम है ये अभी इम्प्लीमेंटेशन इसकी होने वाली है, जिसमें जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उनको इंचार्ज बनाया जाएगा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन कौन से हाउस होल्ड्स हैं जिनकी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम या 300 यूनिट से ज़्यादा है। तो एज ऑफ नाउ ये डेवलपमेंट हमारे पास इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में हो रही है। तो ये कुछ आर्टिकल्स आज के हमारे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I will see you all in my next one. Thank you.